साल 2025 ये एक ऐसा साल है जिसे इतिहास की किताबों में तो जरूर याद रखा जाएगा। अब सवाल ये है क्यों? क्योंकि देखिए, इसी एक साल में ना ग्लोबल पावर का जो पूरा शतरंज है वो पूरी तरह से बदल गया। एक तरफ कुछ नए नेता सामने आए जिन्होंने सारी बाधाएं तोड़ दी, तो दूसरी तरफ कुछ पुराने चेहरे थे जिन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। तो आज की इस बातचीत में हम यही समझने वाले हैं कि 2025 के इन बदलावों ने दुनिया का नक्शा आखिर बदला तो बदला कैसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन से चेहरे हैं और इनके पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जो 2025 में हमारे भविष्य की कहानी लिख रही हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। तो चलिए जरा और करीब से जानते हैं इन चेहरों को और इनकी कहानियों। अच्छा, तो इस पूरे नए ग्लोबल ऑर्डर को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कुछ ऐतिहासिक पहल और मील के पत्थर, फिर बात करेंगे उन जाने पहचाने चेहरों की जो नए कार्यकाल के साथ लौटे, इसके बाद वैश्विक शक्तियों में जो बदलाव हुए हैं उन पर नजर डालेंगे, और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के लिए आगे क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2025 के एक सबसे पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, और वो है बाधाओं का टूटना। पूरी दुनिया में हमें ऐसी नियुक्तियां देखने को मिली जो न सिर्फ हिस्टोरिक हैं बल्कि वो एक लीडर होने का मतलब ही बदल रही हैं। 2025 में ना ग्लोबल लीडरशिप का नक्शा सचमुच नए रंगों से भर गया। सोचिए, जापान से लेकर मेक्सिको और नामीबिया तक कई देशों ने अपनी पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष को चुना, और उधर यूके में पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये तो अपने आप में एक मील का पत्थर है। तो ये कोई एक दो मामले नहीं है, ये बदलाव की एक असली ग्लोबल वेव है जो ये दिखाती है कि दुनिया भर में लीडरशिप अब पहले से कहीं ज्यादा इंक्लूसिव हो रही है। चलिए जापान का ही उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा समाज जो अपने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, अब वहाँ साने तकाइची का पहली महिला प्रधानमंत्री बनना, ये सिर्फ एक लीडरशिप चेन से कहीं ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक में एक बड़े कल्चरल और पॉलिटिकल बदलाव का इशारा है। और अब जरा प्रशांत महासागर के पार चलते हैं, मेक्सिको। यहाँ क्लॉडिया शीनबाम ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनके इतिहास रच दिया। लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक में ये मील का पत्थर साबित करता है कि वो जो ग्लास सीलिंग वाली बात है ना, वो अब उन जगहों पर भी टूट रही है जहां ये पहले एकदम नामुमकिन लगती थी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जहां एक तरफ बदलाव की ये लहर चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और ट्रेंड था, और वो था पुराने चेहरों का। दुनिया के कई हिस्सों में जाने पहचाने नेताओं ने न सिर्फ वापसी की बल्कि अपनी सत्ता को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत से। यहाँ नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। अब ये जीत न सिर्फ उनके पॉपुलैरिटी को कंफर्म करती है बल्कि ये देश के भविष्य की दिशा और ग्लोबल स्टेज पर उसकी भूमिका को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। और अब रूस की तरफ चलते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपना 5वां राष्ट्रपति कार्यकाल हासिल किया। सोचिए, सिर्फ ये नंबर ही अपने आप में पावर और कंटिन्यूटी की एक ऐसी कहानी कहता है जिसने दशकों से रशियन पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है। और देखिए, लंबे समय तक सत्ता में रहने का ये ट्रेंड सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपना 7वां कार्यकाल शुरू कर रहे हैं, मतलब 1994 से वो सत्ता में है। रवांडा में पॉल कागमे ने 4था कार्यकाल हासिल किया, और वेनेजुएला में तो मामला और भी पेचीदा है। निकोलस मादुरो ने 3रा कार्यकाल जीता तो सही, लेकिन उसके ठीक बाद अमेरिका ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मतलब इस पूरे ट्रेंड में एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा भी जुड़ गया। और अगर इस ट्रेंड का सबसे एक्सट्रीम उदाहरण देखना हो तो वो कैमरून में मिलता है, राष्ट्रपति पॉल बिया के रूप में। दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक, उनका फिर से चुना जाना ये दिखाता है कि कुछ नेता सत्ता में कितने अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक बने रह सकते हैं। लेकिन रुकिए, 2025 सिर्फ पुरानी चेहरों का साल नहीं था। दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल देशों में हमें एक बहुत तेज और बड़ा लीडरशिप चेंज भी देखने को मिला। एक ऐसा बदलाव जिसने ग्लोबल इक्वेशंस को फिर से लिख दिया। शुरुआत हुई संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस में वापस लौटे। एक ऐसा बदलाव जिसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही पॉलिटिक्स पर बहुत गहरे असर पड़ने वाले हैं। अटलांटिक के उस पार यूनाइटेड किंगडम में भी नया नेतृत्व आया। कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने, जो देश के लिए एक नई पॉलिटिकल डायरेक्शन का संकेत है। और यूरोप के दिल में यानी फ्रांस में सेबास्टियन लेकॉर्नु को नया प्रधानमंत्री बनाया गया, जो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक बड़ा मोमेंट है।
और आखिर में नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में भी मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के साथ बदलाव दिखा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे बदलाव वेस्टर्न वर्ल्ड में लीडरशिप के एक बड़े रीसेट को दिखाते हैं। तो हमने 3 बिल्कुल अलग-अलग ट्रेंड्स देखे हैं। एक तरफ है वो लीडर्स जो बाधाएं तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, और तीसरी तरफ वेस्टर्न पावर्स में लीडरशिप का एक बड़ा फेरबदल। तो अब इस पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। ये जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग ट्रेंड्स हैं, ये हमारी दुनिया के भविष्य के बारे में हमें बताते क्या हैं? तो अगर हम सब कुछ समेटें तो 2025 हमें एक बहुत कॉम्प्लेक्स तस्वीर दिखाता है। एक तरफ लीडरशिप में ज्यादा डाइवर्सिटी आई है, दूसरी तरफ जो पुराने जमे जमाए नेता हैं उनकी सत्ता और भी मजबूत हुई है, और इन सब के बीच वेस्ट की बड़ी ताकतों में एक लीडरशिप रीसेट हुआ है। यही तीनों ताकतें जो अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं, आज की दुनिया के तनाव भरे पावर बैलेंस को डिफाइन करती हैं। और यही बात हमें इस पूरे एनालिसिस के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ नए प्रोग्रेसिव चेहरे हैं और दूसरी तरफ वो पुराने नेता जो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ दुनिया ज्यादा सहयोग यानी कॉपरेशन की तरफ बढ़ेगी या फिर हम और भी गहरे बंटवारे की तरफ जा रहे हैं? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।